नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे की। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करेंगे। करीब 11:15 बजे राष्ट्रपति भवन में उनकी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से पहली मुलाकात है सीएम भूपेश बघेल की। पीएम मोदी से भी मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल। पीएम आवास में यह मुलाकात होनी है। राज्य के विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी से वो चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। नक्सल समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री, जो कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल, और उनके दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। अधिक जानकारी के लिए सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। अशरफ, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन, 3 दिन का दौरा है। आज का दिन काफी खास है क्योंकि सीएम भूपेश बघेल आज राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, पीएम मोदी से भी मिलेंगे, गृहमंत्री से भी मिलेंगे और अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। अशरफ। बिल्कुल सुमित, देखिए आज मुख्यमंत्री के लिए बहुत व्यस्तताओं भरा दिन है, क्योंकि वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर अमृत महोत्सव जो है शाम को करीब 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा, तो वहां पर भी शामिल होंगे। वहां सभी राज्यों के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री उसमें शामिल। सबसे पहले उनकी मुलाकात का जो दौरा शुरू होगा वो अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी पहली मुलाकात होगी जब से उन्होंने बतौर राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तो वो एक शिष्टाचार भेंट होगी, उनको बधाई देंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही उनका दौरा शुरू होता है तो वो काफी महत्वपूर्ण राज्य के लिए भी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास में पीएम से मुलाकात करेंगे और राज्य के कई मुद्दे हैं जिस पर वो चर्चा करेंगे। खासकर नक्सल समस्या से कैसे निपटा जाए, केंद्र की जो सहायता मिल रही है उसमें कहाँ पे उनको और कैसी मदद चाहिए, अलग अलग जो केंद्र की योजनाएं हैं जो वो पूरी नहीं हो पा रही, राज्य की तरफ से जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसा दूर किया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। फिर शाम को करीब 4:30 बजे वो राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में होंगे और सबसे आखिर में रात करीब 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। अमित शाह से मुलाकात के दौरान भी नक्सल समस्या को निपटने और राज्य की जो समस्याएं हैं, जैसे सहकारिता की जो दिक्कतें आ रही हैं, जो योजनाएं सरकार को चाहिए और नहीं मिल रही, कि नहीं कारणों की वजह से उनको कैसे दूर किया जाए, केंद्र से और कैसे मदद मांगी जाए, अर्धसैनिक बल हो या हथियार हो, इन सब मुद्दों को लेकर गृह मंत्री से अब मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। जी समझ। ठीक है अशरफ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है, उज्जैन नगर निगम सभापति के लिए प्रत्याशी घोषित हुआ है। बीजेपी ने अधिकृत तौर पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कलावती यादव बीजेपी की ओर से सभापति प्रत्याशी होंगे। तो उज्जैन नगर निगम सभापति के लिए प्रत्याशी का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने अधिकृत तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। कलावती यादव बीजेपी की ओर से सभापति प्रत्याशी होंगी उज्जैन नगर निगम के लिए। खबर विदिशा से है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर चले हैं लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें भोपाल रेफर किया गया है उपचार के लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर आपको हम विदिशा से बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चले हैं। हालांकि किस बात पर विवाद हुआ था ये अभी पता नहीं चल सका है। दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग गंभीर हैं, जिन्हें उपचार के लिए भोपाल रेफर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता विदिशा
भरत राजपूत जुड़ गए हमारे साथ। भरत, क्या कुछ जानकारी है, किस बात को लेकर विवाद हो गया दो पक्षों में? विदिशा की सिरोंज तहसील के मुगल सराय थाने का मामला है। एक जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, दोनों आपस में बढ़ गए और खुलकर डंडे और लाठियों का प्रयोग हो, जिससे 9 लोग घायल हो गए, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भोपाल रेफर किया गया। इस घटना की सूचना जो 100 डायल को दी गई, 100 डायल में जब पहुंची तो पुलिस आरक्षक भी इस बीच बचाव करते हुए खुद घायल हो गया है। जी सुमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जमीन विवाद का ये मामला बताया जा रहा है। जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और दोनों ही पक्ष आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं पक्षों के लोग, और बीच बचाव करने आए आरक्षक को भी चोट इसमें आ गई है। 9 लोग घायल हुए हैं, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद राजधानी के भदभदा डैम के गेट का जलस्तर बढ़ने के बाद गेट को खोला गया। भदभदा डैम के गेट इस सीजन में दूसरी बार खोले गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल के भदभदा डैम की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बार फिर से गेटों को खोला गया है। लगातार बारिश होने के चलते भदभदा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, सीजन में दूसरी बार भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि अच्छी बारिश लगातार राजधानी भोपाल में होती हुई। सुमित, अगर बात करें तो बारिश भी अच्छी हो रही है और भोपाल वासियों के लिए काफी ये सुहाना मौसम हो जाता है जब उन्हें इस तरह से कोई नदी, तालाब, डैम लबालब नजर आते हैं और उसके गेट खोल दिए जाते हैं। सीजन में दूसरी बार भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो आसपास के सैलानी हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और उसका लुत्फ भी उठाते हैं। और यही प्रशासन भी मुस्तैदी से डैम के बाद जो गेट खोले गए वो अलर्ट भी जारी किया ताकि किसी तरह की कोई निचली बस्तियों में हादसा ना हो। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मानसून सीजन में दूसरी बार भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। इससे पहले भी भदभदा डैम के गेट खोले गए थे। जलस्तर डैम में बढ़ जाने से लगातार राजधानी भोपाल और उससे लगे इलाकों में अच्छी बारिश का दौर लगातार जारी है और यही वजह है कि जो डैम हैं वो लबालब हो चुके हैं। उज्जैन में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां एक चोरी की ऐसी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस बाइक से चोर चोरी करने के लिए आते हैं उसको चोरी वाली जगह पर छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी 3 बाइकों पर हाथ साफ कर देते हैं, और वो भी थाने के पास। जी हां, इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और इससे आप इनके हौसले का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेखौफ हैं ये बदमाश, कि इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं। यह पूरा मामला अजीवाजीगंज थाने का है। तो उज्जैन में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर चोर जिस बाइक से आते हैं उस बाइक को चोरी वाली घटना पर रख के चले जाते हैं और 2 से 3 बाइक पर हाथ साफ कर देते हैं, और यह घटना थाने के करीब ही हुई। भोपाल से खबर है, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के बंगले में चलेगा बीजेपी दफ्तर। भोपाल स्थित सरकारी बंगले में चलेगा बीजेपी दफ्तर। B15 में अस्थायी रूप से चलेगा बीजेपी का दफ्तर। बंगले में रेस्ट हाउस के अलावा कई और कामों का होगा संचालन। पुराने आरटीओ के अलावा अब सरकारी बंगले B15 से संचालन होगा। 2023 चुनाव के पहले बीजेपी अपना 10 मंजिला हाईटेक दफ्तर तैयार करेगी। विधानसभा 2023 की हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं ये 74 बंगले स्थित B15 बंगला है, जहां पे अस्थायी रूप से बीजेपी का कार्यालय चलेगा, क्योंकि बीजेपी का नया भवन तैयार हो रहा है और ये भवन विधानसभा चुनाव से पहले तैयार होने का दावा जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का 10 मंजिला जो हाईटेक कार्यालय वो तैयार होगा। तब तक भाजपा के कार्यालयों को 3 सरकारी भवनों में संचालित
संचालित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के नाम से अलॉट ये B-15 बंगला जो है वहाँ पर भाजपा का अस्थायी कार्यालय संचालित होगा, जहां पर बताया जा रहा है कि तमाम प्रमुख नेता हैं वो रेस्ट हाउस के तौर पर इस बंगले का इस्तेमाल करेंगे। तमाम दूसरे कार्यालय के काम जो है इसी बंगले से संचालित किए जाएंगे। इससे पहले पुराने आरटीओ को जो है कार्यालय अस्थायी रूप से बनाया था। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और BD शर्मा ने निरीक्षण भी किया था। उसके बाद वहां पर भी अस्थायी रूप से कार्यालय संचालित जल्द कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक C टाइप बंगला भी लिया गया, यानी 3 सरकारी इमारतों में ये जो कार्यालय है अस्थायी रूप से बीजेपी का वो संचालित होगा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के नाम से सरकारी बंगला B-15 अलॉट उनके नाम से हुआ, लेकिन अभी बीजेपी जो है इस बंगले को अपने रेस्ट हाउस के तौर पर और दूसरे बीजेपी के दीगर कामों के तौर पर इस्तेमाल करेगी। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच अब CNG भी महंगी होती जा रही है। जहां पेट्रोल के दाम 23 महीने में 74 से बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच गए, वहीं CNG के दाम 8 महीने में 99 रुपए हो गए। आपको बता दें कि नई GST दरों ने पेट्रोल डीजल के मुकाबले CNG को ज्यादा प्रभावित किया। इसलिए जनवरी में 74 रुपए प्रति किलो CNG के दाम 8 महीने में 25 रुपए प्रति किलो बढ़कर 99 रुपए तक पहुंच गए। CNG के महंगे होने का सबसे ज्यादा असर ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स पर पड़ रहा है और इनके किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल की तरह अब CNG के दाम भी बढ़ने लगे। यही कारण है कि लोगों ने जो ऑप्शन ढूंढा था उसको लेकर अब उनमें चिंताएं जगने लगी है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि पेट्रोल का ऑप्शन उनको मिल गया, लेकिन लगातार जो पेट्रोल की तरह CNG के रेट भी लगातार जो है वो बढ़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे CNG डलवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन 99 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है CNG के दाम फिलहाल बढ़े हैं। यही कारण है कि लोगों के पास जो ऑप्शन था उसको लेकर अब लोग इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि आखिरकार ये रेट कब तक बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल के दाम 23 महीने में 74 से 100 रुपये तक पहुँचे थे, लेकिन CNG की बात करें तो CNG के दाम 8 महीने में 99 रुपये हो गए। इस साल जनवरी में 74 रुपये प्रति किलो CNG थी, अगस्त में बढ़कर ये 99 रुपये प्रति किलो हो गई, यानी 8 महीने में CNG के दाम 25 रुपये तक बढ़े हैं। CNG की कीमत उस समय बढ़ रही है जब राजधानी भोपाल की बात करें तो पहले एक CNG का पंप हुआ करता था, लेकिन अभी मौजूदा दौर में करीब 11 पंप है, तो 99 रुपये जो प्रति किलो के हिसाब से जो है CNG के दाम अभी वर्तमान में है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये दाम आगे भी बढ़ेंगे। तो यही कारण है कि जिस ऑप्शन की तरफ लोग गए थे उस ऑप्शन के रेट भी जो है वो पेट्रोल की तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग जो CNG डलवाने के लिए यहाँ अपनी गाड़ियों में आए थे, सर ऑप्शन आपने पेट्रोल को हटा के CNG का चुना था, लेकिन रेट जो है वो करीब 25 रुपये तक बढ़ गए, मतलब पेट्रोल के लगभग पहुंचने वाले। हाँ, पहुंच ही गए वो पेट्रोल के पास। मेरा तो रोज़ का ही रन 50 किलोमीटर का है और उसी का देखते हुए मैंने किया था कि चलो CNG लगवाते हैं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है भोपाल में, बट उसके बाद भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। और कभी आप हाईवे पे निकल जाइए तो वहाँ तो शायद मनमाने रेट चल रहे हैं CNG के, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं चल रहा है इसका। तो सोच तो वही थी कि पेट्रोल से फ़ायदा पड़ेगा, बट अगर आप देखें तो रेट तो प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। किट कितने का डलवाया था? मेरा 45 के अराउंड था, 45,000 के अराउंड। मतलब आपको लगता नहीं कि इसका रेट आपको यदि CNG इस्तेमाल करेंगे तो आगे 1-2 साल में मिल पाएगा? हाँ, मुझे बोला तो यही गया था, और जो मैंने पहचान के लोगों से पूछे कर रहा था तो उनके अकॉर्डिंग तो 3-4 महीने में आपका वो निकल जाएगा और किट फ्री हो जाएगी। बट जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं शायद वो 1-2 साल ना लग जाएं उसको। तो बिल्कुल, क्योंकि CNG पे बताया जा रहा है कि कंपनियों का कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। यही कारण है कि CNG के रेट भी पेट्रोल की तरह लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में यदि पेट्रोल के लगभग यदि ये दाम पहुंच जाते हैं तो फिर लोग CNG का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ बचत करने के लिए CNG के ऑप्शन पे लोग जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल अब जो है इस पूरे CNG के मसले पर उठने लगा है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि अब आपको परेशान होना पड़ेगा ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। नागपुर मंडल में प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते
ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इससे परेशानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी 6 अगस्त से, मतलब आज से 14 अगस्त तक। बिल्कुल आपने सही कहा है कि यात्रियों के अलावा स्टूडेंटों पर भी इसका असर पड़ेगा। इस समय में भोपाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या नज़र आती थी आम दिनों में, वो इस फेस्टिवल सीजन में वो संख्या यात्रियों की नज़ारत है स्टेशन से। तो आप समझ सकते हैं ये नज़ारा देख के कि किस कदर जो है लोग जो है अब इन ट्रेनों के निरस्त होने की वजह से अब सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल मंडल में कई रेलवे स्टेशन आते हैं, जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन शामिल है। इसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन शामिल है और हबीबगंज से होशंगाबाद की तरफ जाने वाले तमाम भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशन पर जो 12 ट्रेनें हैं, जिसमें मुख्य रूप से विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन ट्रेन शामिल है, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस शामिल है, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा जो कोटी एक्सप्रेस है बिलासपुर भगत के बीच में जो चलती है वो निरस्त रहेगी। पुरी अजमेर एक्सप्रेस और कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। और जो कारण रेलवे के द्वारा बताया गया है उसके तहत नागपुर मंडल में जो प्री नॉन इंटरलॉकिंग का जो काम चल रहा है, जो कि 16 अगस्त तक चलेगा, यानी 16 अगस्त तक, यानी आने वाले 10 दिनों तक ये 12 ट्रेनें भोपाल मंडल के इन तमाम रेलवे स्टेशनों से होकर नहीं गुजरेगी। और यही कारण है कि इस त्योहारी सीजन में जो संख्या स्टेशन, खास तौर से भोपाल स्टेशन पे जो नज़र आती थी, वो संख्या अभी से वो संख्या नदारत है। 6 तारीख से ही नदारत है। हालांकि आज से ये ट्रेनें 16 अगस्त तक निरस्त होगी, लेकिन संख्या में कमी के कारण ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब रेलवे की ये तमाम जो ट्रेनें लगातार जो निरस्त की जा रही है, उनकी वजह से अब लोग दूसरे वैकल्पिक जरिए से जो है अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रेलवे एक सस्ता माध्यम है। यही कारण है कि लोगों को रेलवे सबसे ज़्यादा पसंद आता है और यहाँ पे सुविधाएं भी तमाम सड़क मार्ग की तुलना में मिलती, लेकिन त्योहारी सीजन में अब लोग परेशान हैं और यही कारण है कि अब सड़क मार्ग और अपने प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो संख्या बताती है कि रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे जो संख्या अमूमन दिनों में नज़र आती है वो त्योहारी सीजन में भी नदारत है। यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ पर खाली है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के कालपी ब्रिज कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। युवक के पास सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने अपनी पत्नी साली और एक अन्य युवक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान करने के बाद उसके मोबाइल को भी सर्विलांस में लिया है। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है और वो चूँकि मूलतः मुरार का रहने वाला है, किशन नाम का, और वर्तमान में अभी कालपी ब्रिज का ले रहा है थाना गोले के मंदिर में, और उसके द्वारा अपने ही घर में सुसाइड किया जाकर और एक सुसाइड लेटर भी मिला है। उसने फिलहाल उसमें अपने पत्नी पर अन्य 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं। उसमें अभी फिलहाल मर्ग रजिस्टर कर लिया गया है, उसमें पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और एवं इन मर्ग की जाँच के आधार पर इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भिलाई से बड़ी खबर है। रस्तोगी कॉलेज को सील करने की तैयारी है। अब नगर निगम सील करने की तैयारी में जुटा हुआ है। निगम के नोटिस का कॉलेज ने जवाब नहीं दिया। अवैध रूप से संचालित हो रहा है कॉलेज। जवाब देने की मियाद खत्म हुई है। नगर निगम बड़े एक्शन की तैयारी में। तो भिलाई से आपको खबर बता रहे हैं। रस्तोगी कॉलेज को सील करने की तैयारी है। नगर निगम सील करने की तैयारी में अब जुटा हुआ है। निगम के नोटिस का कॉलेज ने कोई जवाब नहीं दिया। अब निगम कार्रवाई करेगा। अवैध रूप से संचालित हो रहा है ये कॉलेज। जवाब देने की मियाद खत्म हुई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। भिलाई संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़े हैं फोन पर। मिथिलेश, जवाब देने की मियाद खत्म हो गई है, नोटिस भी दिया गया, जवाब नहीं दिया गया, तो कार्रवाई तो अब होगी।
निश्चित रूप से सुमित, जिस तरह से नोटिस दिया गया था, जिस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आई थी कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया गया था, उसके बाद में ये पूरा मामला सामने आया था। जब जांच की गई तो जांच के बाद में एक के बाद एक जो है इसके राज खुलते गए। नगर निगम ने जब जांच करवाई तो ये पता चला कि जो कॉलेज की भूमि है वो आवासीय भूमि है, जिसका वो व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी तरह से हॉस्टल भी जो है वो भी जो निजी था, आवासीय भूमि थी, वहां पर हॉस्टल बनाया गया था। तो इस पूरे मामले में नोटिस दिया गया था और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था। कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। आज सैटरडे है, संडे है, और अब ये हो सकता है कि सोमवार को नगर निगम कोई बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि निगम काफी सख्त लहजे में ये कहा था कि इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और यही वजह से नोटिस भी दिया गया था और जवाब मांगा गया था। लेकिन इस मामले में भी कॉलेज प्रबंधन ने लापरवाही बरती है और निस्संदेह अब कोई बड़ी कार्रवाई होगी। जी मिथिलेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर है। घर में सो रहे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर मकान में आग लगा दी। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। तिफरा यदुनंदन नगर की घटना है। सिरगिट्टी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बिलासपुर संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हुए हैं फोन पर। विनोद, क्या कुछ जानकारी है? 2 युवकों ने आखिर ऐसा किया क्यों? विनोद, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से 2 युवक आते हैं और घर में पेट्रोल डालकर मकान में आग लगा देते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। घर में सो रहे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सिरगिट्टी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। तिफरा यदुनंदन नगर की घटना है बिलासपुर में। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बिलासपुर संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं फोन पर। विनोद, क्या कुछ जानकारी? प्राथमिक जांच में क्या स्पष्ट हो पाया कि युवकों ने आखिर ऐसा क्यों किया? विनोद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी विनोद, मेरा सवाल यही है कि क्या प्राथमिक जांच में, पुलिस की प्राथमिक जांच में ये साफ हो पाया कि आखिर युवकों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, युवकों ने ऐसा क्यों किया? देखिए, अगर प्रारंभिक जांच में ये सब चीजें हो जाती तो आज जो पीड़ित परिवार है जिसके घर में घटना हुई है वो दोपहर 12 बजे के आसपास जो है इससे मिलने जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। परिवार काफी ज्यादा खौफजदा है, दहशत में है कि इस तरह से बेखौफ होकर के जो व्यक्ति है, 3 लोग आए थे, ये 3 बताए जा रहे हैं, और इन लोगों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, करीब 20-25 मिनट रुकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो सारी घटना कैद हुई है। उसके बाद से अब तक कोई पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है या उनकी पहचान नहीं हुई है, किसी तरह की कोई दबिश की कार्यवाही नहीं है। तो यही वजह है कि कार्रवाई की मांग को लेकर के और जो खौफ है उस कॉलोनी में, उसे खत्म करने के लिए पुलिस से आज मिलने वाले हैं परिवार के लोग। तो विनोद, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस घटना में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ